हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम 30 ईयर वार के बारे में पढ़ेंगे। 30 ईयर वार एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जर्मन हिस्ट्री के। अगर हम जिक्र करते, ये जो लड़ाई थी, इसका ओरिजिन धर्म है। हमने एक एपिसोड इसका पहले बना दिया, रिफॉर्मेशन नाम से। उसमें हमने काफ़ी जिक्र किया था कि जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग जो व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर उनका नाम था, तो उन्होंने एक नई शाखा का जन्म दिया था। कैथोलिक पहले वाली शाखा थी और नई शाखा जो उनके द्वारा बनाई गई उसे हम प्रोटेस्टेंट के आने वाले समय में जाना गया। तो हुआ ये था कि क्रिश्चियन धर्म का विभाजन हो गया था दो भागों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो ये हो रहा था जब विभाजन, तो इस विभाजन का असर जर्मन की जो होली रोमन एम्पायर है उसमें हमें देखने को मिला। लगभग ये हमें पता है कि होली रोमन एम्पायर बहुत छोटे, कुछ बड़े बड़े स्टेट से भी बना हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बड़े बड़े स्टेट है और बाकी छोटे छोटे भी है। तो ये धर्म का प्रभाव ये पड़ रहा है इसमें कि लगभग आधे, ख़ास तौर में उत्तर और ईस्ट के ये वाले जगह प्रोटेस्टेंट धर्म के अधीन आ गई। यानी यहाँ के जो प्रिंसेस थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाया, जबकि ये साउथ वाली और वेस्ट वाले जगह, ये वाली जगह कैथोलिक धर्म के अधीन ही रही। मेजॉरिटी धर्म यहाँ कैथोलिक रहा। जो स्टेट है लगभग 50-50% हो गए। 50% जो राजा थे इस होली रोमन एम्पायर के, वो प्रोटेस्टेंट धर्म में उन्होंने अपने आप को ला दिया, जबकि 50% जो बचे हुए थे वो कैथोलिक धर्म के थे। लेकिन यहाँ पर मुख्य ये बात भी है कि जो सबसे मुख्य पावर थी वो ऑस्ट्रिया थी इस समय जर्मन स्टेट में। और ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो अभी भी कैथोलिक धर्म का था, और ऑस्ट्रिया का राजा ही होली रोमन एम्पायर का भी राजा बनता था। तो ये मुख्य वजह यही थी इस लड़ाई की शुरू होने की, कि जो होली रोमन एम्पायर था वो समय समय पर कैथोलिक धर्म को दूसरे राज्यों में थोपता रहता था ज़बरदस्ती। ये हमने पहले उस एपिसोड में भी देखा था कि किस तरह से जब आक्रमण हो रहे थे, फ्रांस ने आक्रमण कर दिया था होली रोमन एम्पायर के ऊपर, तब जाके जो यहाँ का राजा था उसको मजबूरन प्रोटेस्टेंट धर्म के जो प्रिंस है उनकी बात माननी पड़ी, और उनके लिए जो उसने बाधा पेश कर रखी थी उस बाधा को उसने हटाया। जो बैन था प्रोटेस्टेंट के ऊपर, वो बैन लिफ्ट तब किया गया जब खतरा महसूस हो रहा था पूरे होली रोमन एम्पायर में, जब क्योंकि फ्रांस ने आक्रमण कर दिया था। तो ये चीज़ें हो रही थी, पहले भी हो रही थी, लेकिन ये जो लड़ाई है इसका हमने अभी बैकग्राउंड देखा। और ये जो लड़ाई है 30 साल तक चली। ऐसी बहुत कम लड़ाई होती है जो इतने लंबे समय तक चलती है। तो इसका जो ओरिजिन है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही डिविजिव इसका ओरिजिन है, जो कि हमने अभी देखा। अब हम इस टॉपिक में आते हैं। सबसे यहाँ पर हुआ इसकी स्टार्टिंग कैसे हुआ। इसका स्टार्टिंग इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर एक जगह है बोहेमिया, इधर की तरफ है, उसको आज के दौर में चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। तो उस समय क्या हुआ कि बोहेमिया का जो राजा था पहले वाला, वो प्रोटेस्टेंट धर्म का था। अब जो कुछ आने वाले समय में इसकी कुछ शायद से इसकी संतान नहीं हो पाई, जिस वजह से इसको इससे ये सत्ता बोहेमिया से यहाँ का राजा का सत्ता हट गई। ऐसी कुछ हुआ था। अब इसकी सत्ता हट गई तो इसकी जगह में कौन आएगा, और आया कौन। जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसने बोहेमिया का राजा भी बन गया हो ज़बरदस्ती। जबकि बोहेमिया के लोग कौन से धर्म को मानने वाले थे, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि उनका राजा भी पहले प्रोटेस्टेंट धर्म का था। तो होता ये था यहाँ पर कि राजा अगर प्रोटेस्टेंट धर्म का होता था तो जनता भी उसी धर्म में चेंज हो जाती थी। तो इसी वजह से पहले का राजा जब वो था उसी धर्म का, प्रोटेस्टेंट का, तो जनता भी थी। अब जो नया राजा था ऑस्ट्रिया का, हमने पढ़ा इससे पहले पढ़ा कि वो
कैथोलिक धर्म का था और मजबूरन वो कैथोलिक धर्म थोपता भी था दूसरे राज्यों में। तो इनको अब डर सताने लग गया यहाँ के लोगों को। उनको लगने लग गया कि अब ये कैथोलिक वाला आ गया तो हमको भी ये कैथोलिक ज़बरदस्ती बना देगा। ये इनको डर लग रहा था कि इनको बोहीमिया के नोबिलिटी को और लोगों को तो एक घटना ये हुई कि ज़बरदस्ती क्या किया इसने, ऑस्ट्रिया के राजा ने यहाँ अपने ऑफिशियल को भेजा। ऑफिशियल 2 लोगों को इसने भेजा है यहाँ पर, यहाँ के डाइट यानी पार्लियामेंट, बोहीमिया के पार्लियामेंट में इसने 2 लोगों को भेजा। और हुआ ये कि यहाँ के जो लोग थे डाइट में उस समय नोबिलिटी के, उन्होंने उन 2 लोगों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ विवाद हुआ होगा, बोलचाल हुई होगी, इसी वजह से उन्होंने गुस्से में उन 2 लोगों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन भगवान ने बचाया क्योंकि उनको काफ़ी ऊंचाई से फेंका था, फिर भी वो बच गए। तो इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ परेग। परेग जो है बोहीमिया की राजधानी थी, तो इसी घटना को इस नाम से जाना जाता है। अब ये जो डाइट है बोहीमिया के, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो एम्परर है, हम इससे अपनी एलिगेंस इससे हटाते हैं। कौन से एम्परर से? ऑस्ट्रिया के एम्परर से। हम इसको एम्परर नहीं मानते अपना, ये उन्होंने कहा। अब इससे क्या हुआ कि एक लीग बन गई। कैथोलिक वालों ने अपनी एक ग्रुप बना दिया और प्रोटेस्टेंट वालों ने अपना एक ग्रुप बना दिया, सब राजाओं ने मिलके, और लड़ाई शुरू हो गई। जो कैथोलिक का ग्रुप का नेता था वो था हैब्सबर्ग डायनेस्टी का, वही जो ऑस्ट्रिया का राजा था। और प्रोटेस्टेंट वालों ने किसको अपना नेता बनाया? फेडरिक को बनाया, जो कि प्लेटिनेट एक राज्य था उसका राजा हुआ करता था, या प्रिंस जो भी कहे। ये काल्विनिस्ट इनका धर्म था, प्रोटेस्टेंट में ये कह सकते हैं। तो ये हो गया था, मतलब डिवीज़न हो चुका था यहाँ पर धर्म के आधार में, और लड़ाई भी शुरू हो गई थी। और शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआती चरण अभी हम पढ़ रहे 1620 से 1629 तक। इसमें जो कैथोलिक फोर्स है, इन्होंने प्रोटेस्टेंट आर्मी को बुरी तरह हराया और बोहीमिया को कैप्चर कर लिया गया था कैथोलिक द्वारा। और यहाँ की लगभग 50% आबादी इस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी उनकी। इतनी खतरनाक ही लड़ाई हो रही थी। अभी हम पढ़ेंगे कितना यहाँ पर लोगों की जान गई। अभी इसके बाद क्या हुआ? डेनिस किंग जो क्रिश्चियन फोर्थ थे, डेनिस इधर की तरफ है, डेनमार्क यानी पड़ोसी देश है ये होली रोमन एम्पायर का उस समय। इसने आक्रमण कर दिया। और डेनमार्क का धर्म कौन सा था? प्रोटेस्टेंट था इसका भी धर्म प्रोटेस्टेंट था। तो ये किसके साइड से आया था? ये प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद करने के लिए इसने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इसको भी हार का सामना करना पड़ा है डेनमार्क के राजा को। और इसकी डेनमार्क के ऊपर भी कैथोलिक राजाओं ने कब्जा कर लिया था कुछ समय के लिए, यानी इसका कोई असर नहीं हुआ जो डेनमार्क के राजा ने कोशिश की थी। लेकिन डेनमार्क के बाद एक और व्यक्ति आया जो कि था गुस्ताफस एडोल्फस। ये जो था ये स्वीडन का राजा था। स्वीडन भी इधर ये कहीं पर है, पड़ोसी राज्य था, देश था ये होली रोमन एम्पायर का। ये इसने बहुत उलटफेर किया। इसकी मदद भी की थी फ्रेंच ने गुस्ताफस एडोल्फस की मदद की थी। और ये किसके साइड आया था? ये भी प्रोटेस्टेंट राजाओं की मदद के लिए आया था, क्योंकि ये इसका धर्म भी प्रोटेस्टेंट था। क्योंकि इसकी मदद फ्रेंच ने की थी। फ्रेंच ने किस तरह से मदद की थी? मॉनेटरी सपोर्ट, पैसों की मदद की, वेपन इसको मुहैया कराया। तो इसने क्या किया कि इसने काफ़ी उलटफेर कर दिया और अब कैथोलिक की जगह प्रोटेस्टेंट राजा जीतने लग गए थे और वो कैथोलिक जगहों में जाके उन कैथोलिक सेनाओं को हरा रहे थे और उनकी जगहों में कब्जा कर रहे थे। गुस्ताफस एडोल्फस जब से आया तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये व्यक्ति 30 ईयर वार की जब हम बात करते हैं तो ये स्वीडिश किंग, इनका जिक्र जरूर आता है। अब जरा हम फ्रांस को थोड़ा देख लेते हैं, फ्रांस की भूमिका क्या थी। फ्रांस जो था वो कैथोलिक धर्म को मानने वाला था देश, लेकिन उसने क्यों की इसकी मदद? गुस्ताफस एडोल्फस तो प्रोटेस्टेंट था और एक फ्रेंच कैथोलिक था, तो क्यों एक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की मदद की? क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि फ्रांस को डर लगा रहता था हर समय हैब्सबर्ग से।
हैसबर्ग से डर लगा रहता था। हैसबर्ग से इसलिए डर लगा रहता था क्योंकि फ्रांस को दोनों तरफ से हैसबर्ग ने घेरा हुआ था। एक फ्रांस हम जानते कि इधर की तरफ फ्रांस है, ठीक है, एक तरफ तो ये होली रोमन एम्पायर से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ ये फ्रांस की बाउंड्री में अगर हम नक्शा देखें तो स्पेन भी लगता है और स्पेन में भी हैसबर्ग डायनेस्टी का राज था। यानी दोनों तरफ से फ्रांस ईस्ट से भी हैसबर्ग डायनेस्टी से घिरा हुआ था और वेस्ट से भी घिरा हुआ था। तो इसे हमेशा खतरा लगा रहता था हैसबर्ग से फ्रेंच राजाओं को। तो इसी वजह से इसने कैथोलिक होने के बावजूद इसने प्रोटेस्टेंट राजाओं की मदद की, ठीक है। अब हुआ ये कि एडोल्फस जब व्यक्ति इनकी हत्या हो गई, मतलब लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और तब उसके बाद ये लड़ाई स्थिर हो गई, यानी स्टेलमेट जिसे हम कहते हैं, स्टेलमेट में पहुंच गई, विवाह स्थिर टाइप की, कोई भी पक्ष पूरी तरीके से नहीं जीत पा रहा था। उसके बाद फ्रेंच ने भी इस लड़ाई में सम्मिलित हुए और फ्रेंच ने भी प्रोटेस्टेंट साइड से ही राजाओं की मदद की थी। 1635 में ये लड़ाई में एंटर हुए थे। अब इस लड़ाई में एंटर होने से ये जो लड़ाई का पूरा मुद्दा था जो कि धर्म था, उससे ये शिफ्ट हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात अब ये लड़ाई प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक की नहीं रही, क्योंकि प्रोटेस्टेंट के साथ एक कैथोलिक पावर भी आ गई थी जो कि फ्रांस था। पहले वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, एडोल्फस को उसने हथियार या पैसा मुहैया कराया, अब वो डायरेक्ट आ गया प्रोटेस्टेंट की मदद करने के लिए। तो अब ये धर्म की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये किसकी लड़ाई हो गई, अब डायनेस्टिक लड़ाई हो गई, क्योंकि हमने पढ़ लिया था हैसबर्ग से ये इनको डर लगा रहता था। किसको डर लगा रहता था? बोरबोन डायनेस्टी को, जो कि फ्रांस का राजा जिस जाता था। तो ये डायनेस्टिक लड़ाई के तौर में आगे जाने गई। अब यहाँ पर ये है कि ये लड़ाई 1648 आते आते एग्जॉस्टेड हो गए थे यहाँ के राजा लोग या लोग, क्योंकि कोई भी जीत नहीं पा रहा था पूरी तरीके से। तो फ्रांस के आने के बावजूद भी, और काफ़ी कर्ज भी यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ा था। जो राजा थे 30 साल तक, जाहिर सी बात है कोई अगर इतना भयानक लड़ाई लड़ेगा तो कर्ज तो होना ही था इनमें। तो इससे क्या हुआ कि सब ने थक हार के इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। अब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के साइन होने से ये 30 ईयर वार ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस ट्रीटी में क्या बात की गई थी? इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि एंड रिजल्ट इसका ये हुआ कि होली रोमन एम्पायर जो था ये और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया। पहले तो ये था कि जो ऑस्ट्रिया का राजा था वो थोड़ा अपना शक्ति प्रदर्शन करता था दूसरे राजाओं में, जो जर्मन के छोटे छोटे राजा थे, अब वो भी नहीं कर सकता था। अब ये जो छोटे छोटे राजा थे ये स्वतंत्र हो गए, धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए और पॉलिटिकल रूप से भी काफ़ी स्वतंत्र हो गए। यानी ये डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था यहाँ पर होली रोमन एम्पायर का, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन टाइप का। अलग कोई हिस्सा नहीं हुआ था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं वो यहाँ पर इस ट्रीटी से हुआ था। जो कि पहले से ही होली रोमन एम्पायर डिसेंट्रलाइज था, उसका और ज़्यादा हो रहा था। अभी इसके जो विनर थे वो कौन कौन हुए? विनर सबसे पहले इसका फ्रांस हुआ, स्वीडन हुआ, क्योंकि इन लोग ये जो देश थे आने वाले समय में, ये इंग्लैंड भी इनमें बाद में शामिल हुआ था। इन्होंने ही आने वाले समय में अमेरिका की तरफ रुख किया और वहाँ पर इन्होंने कॉलोनाइजेशन किया। तो ये 3 देश फ्रांस, स्वीडन और ब्रिटेन थे। अब जो नुकसान जिसको हुआ, कौन हुआ? स्पेन, क्योंकि स्पेन किसके साइड था? स्पेन जो इस लड़ाई में था हैसबर्ग के साइड में था, तो हैसबर्ग की मदद करता था। अब लेकिन 30 साल से वो हैसबर्ग की मदद कर रहा था, तो उसे काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ा, और नुकसान सहने की वजह से उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो डगमगा गया। और उसकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी अमेरिका में। सबसे पहले अमेरिका में कौन बसा था? कौन सा देश? स्पेन। वहाँ पर उसको बैंकक्रप्ट होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी अमेरिका में स्पेन को, और इस दिक्कत का फ़ायदा फ्रांस और ब्रिटेन ने आने वाले समय में उठाया। तो स्पेन को यहाँ पर नुकसान इस लड़ाई से हुआ। अब ये जो आखिरी मुख्य लड़ाई थी, जो धर्म के आधार में भी, धर्म के नाम पर हुई, जो इसके बाद भी कुछ लड़ाई हुई जिसका मुख्य मकसद धर्म का था, लेकिन ये आखिरी ऐसी लड़ाई थी जिसका जो
बड़े स्तर में हुई लड़ाई धर्म का नाम में। ये लिखा है ना यहाँ पर, एंड ऑफ लार्ज स्केल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर ख़त्म हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ देखनी है कि जर्मन, ये जो लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ लड़ी गई थी, होली रोमन एम्पायर में लड़ी गई थी। ये जो अभी हमने पढ़ा था, डेनमार्क की सेना आई, स्वीडन की सेना आई, फिर फ्रांस की सेना आई, ये सब सेना कहाँ आई, होली रोमन एम्पायर में है। तो जो भी नुकसान सहना पड़ा इस होली रोमन एम्पायर को सहना पड़ा। लगभग 80 लाख लोग इस लड़ाई के दौरान, 30 साल के दौरान मारे गए थे इस होली रोमन एम्पायर के लोग इस लड़ाई में। तो जो भी नुकसान ज़्यादातर सहना पड़ा वो यहीं के लोगों को सहना पड़ा। और इस सेना में भी काफ़ी चेंजेस आए। इससे पहले जो सेना थी वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं हुआ करती थी राजाओं की, वो बस अपनी जनता से किसी को भी उठा के सेना में भर्ती कर देते थे। लेकिन इस लड़ाई से एक चेंजेस ये हुए कि अब जो राजा थे वो अपनी प्रोफेशनल सेना का गठन करने लग गए थे। क्योंकि इसीलिए गठन किया, जैसे एडोल्फस की हमने बात की थी, एडोल्फस ने ही शुरुआत की थी ये प्रोफेशनल आर्मी की। और इसके अलावा क्योंकि उसको बहुत सफलता मिली थी तो उसको देख के फिर सभी राजाओं ने उसकी पैटर्न पर अपनी सेना का गठन किया। ये सब चीज़ें हो रही थी। अब इसका थोड़ा ख़त्म ही हो गया, बस हम इसका फेस पढ़ लेते हैं कौन से फेस में ये लड़ाई चली थी। पहले फेस में डेनमार्क का था, दूसरे फेस में स्वीडन था, ये विदेशी ताकतें जो शामिल हुई, और तीसरे में फ्रांस था। ये 3 फेस इसको माना जाता है इस लड़ाई के। और काफ़ी नुकसान सहना पड़ा जर्मनी को इस दौरान। जर्मनी का जो होली रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था उस समय। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।